आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। जैसा कि नया सेशन अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों ने पुराने सेशन के बाद बहुत मौज मस्ती कर ली है। अब वापस अपने ट्रैक पर आ जाएं, पढ़ाई करना शुरू कर दें। जो स्टूडेंट इस साल क्लास 12th में आए हैं, उनका इस बार बोर्ड एग्जाम होना है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप आज से ही शुरू करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आसान लगेंगी। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एग्जाम के कुछ मंथ पहले पर तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे जिनकी तैयारी कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारा मुफ्त शिक्षा आपको फ्री सर्विस दे रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। इस सर्विस का फायदा उठाएं और अपना जीवन उजागर करें। उजागर कैसे करें? अगर शिक्षा आपको मुफ्त में मिल रही है उसका फायदा उठाएं और हर एक चीज जिसका आपको डाउट है वो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.muft.shiksha, उस पर जाएं। आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर आपका कोई भी डाउट है उसे पूछें। हमारे वेबसाइट की एक खासियत है कि अगर हमारे वेबसाइट पर कोई भी डाउट पूछते हैं तो आपको रिवॉर्ड में पॉइंट अर्न करने का मौका भी मिलता है। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा था क्लास 12th की, जिसमें हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने फेयोल्स के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फेयोल्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में आपने अभी तक जो प्रीवियस पार्ट में जो भी कवर किया है उसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं। आपने सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस के बाद हमने करेक्टरिस्टिक या फीचर्स या नेचर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जाम में अगर नेचर बोलता है, करेक्टरिस्टिक बोलता है, फीचर बोलता है, इट मीन्स सेम ही चीज है। आपको घबराना नहीं है कि आपने फीचर्स याद किए हैं तो नेचर पूछ लिया, नेचर याद किए हैं तो करेक्टरिस्टिक पूछ लिया। ऐसा नहीं घबराना है, तीनों ही चीजें सेम है। तो इसके अंदर आपको लिखना होगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका जो नेचर होता है यूनिवर्सल नेचर होता है, जिसको परवेसिव भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ परवेसिव ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, यानी कि जो हर जगह लगता है। और फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो प्रिंसिपल बनाए हैं वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बनाए गए हैं। जनरल गाइडलाइंस होते हैं ये प्रिंसिपल, कोई डीप एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। ये क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस। बिहेवियरल इन नेचर, इन ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है इनको प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया है, इसलिए बिहेवियरल इनका जो नेचर होता है बिहेवियर पर डिपेंड होता है कि इनको कैसे यूज करना। फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन कोर्स, बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये फर्म के अंदर असिस्टेंट और सुपीरियर के बीच में जो काउज और इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप होते हैं उनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को लगाया जाता है। कंटिजेंट मे बी यू कैन से डिपेंडेंट, हर प्रिंसिपल हर सिचुएशन नेचर और साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा था इनको डीपली डीपली अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप जो हमारे मुफ्त शिक्षा 12 जो चैनल है आप उस पर जाकर बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट के अंदर बाकी के प्रीवियस पार्ट में डीपली एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, वहां पे मैंने इन्हें कवर कराया हुआ है। ये आ गए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के जो इंपॉर्टेंस होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के, वो है उसमें क्या क्या होता है इंपॉर्टेंस। पहला आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तीसरा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चौथा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और फिफ्थ सिक्स साइंटिफिक डिसीजन। और सेवंथ मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन सब के बारे में भी अगर आपको डीपली पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको जाके देखें, एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अब इनके डीपली एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम कवर कर चुके हैं डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रल एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो इतने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज हमें कवर करने हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी,
इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल और एस्पिरिट डे कॉर्प। तो कोशिश करते हैं कि आज हम कवर करें इन सारे टॉपिक्स को। वीडियो अगर ज़्यादा लेंथी होगी तो हम जो रिमेनिंग टॉपिक रह जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ इन जो प्रीवियस प्रिंसिपल्स हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग वर्कर में, उनके एक्सपर्टीज और एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो काम अच्छे से हो पाएगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब हम किसी भी सबॉर्डिनेट को काम देते हैं तो यानी कि जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिम्मेदारी जितनी दी जाए उसको उसके साथ उतने ही अधिकार यानी कि अथॉरिटी भी दी जाए तो ही काम पॉसिबल है। अगर अथॉरिटी कम दी गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी, या अथॉरिटी ज़्यादा दे दी गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के साथ साथ अथॉरिटी का मिसयूज भी हो सकता है। डिसिप्लिन में हमने सीखा कि जिस भी काम को सौंपा गया है उसको टाइम पर अगर पूरा कर दिया जाए तो इट मीन्स वर्क जो है डिसिप्लिन में हो रहा है। और डिसिप्लिन सिर्फ सबॉर्डिनेट के लिए नहीं, ये सुपीरियर्स के लिए भी होता है। सुपीरियर्स अगर डिसिप्लिन के अंडर ही जो जो चीज़ें प्रोवाइड करानी है सबॉर्डिनेट को प्रोवाइड कराते हैं, तभी सबॉर्डिनेट डिसिप्लिन के अंदर रहकर काम कर सकता है। क्योंकि अगर कोई मीटिंग हो रही है तो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर दोनों के बीच होगी, तो मीटिंग में अगर सबॉर्डिनेट को टाइम पे पहुंचना है तो सुपीरियर को भी टाइम पे पहुंचना होगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बन सकती है। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर ऐसा देखा गया है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस हो तो ही वो काम कर सकता है। अगर एक एम्प्लॉय के 4 बॉस होंगे तो एम्प्लॉय काम चोरी भी कर सकता है और वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा लॉस होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे लोग काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो ग्रुप एक्टिविटी में हर किसी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन यूनिटी ऑफ जो डायरेक्शन है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसे कोऑर्डिनेशन सेट करनी होती है कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो है वो जो फर्म का कॉमन गोल है उसके अकॉर्डिंग ही एक ही डायरेक्शन में चले। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्म के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन उनको अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर कर फर्म के जो जनरल कॉमन इंटरेस्ट है उस पर काम करना होगा, तभी फर्म आगे प्रोग्रेस कर पाएगी। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर बेटर सैलरी, बेटर वेजेस और बेटर सैलरी वेजेस और जो भी उनको बदले में दिया जाता है, जॉब सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस वगैरह एंड ऑल, तो जो भी बेटर हो वो देनी चाहिए एम्प्लॉयर्स को, क्योंकि सारे प्रिंसिपल सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर के लिए भी कुछ हैं। अगर उनके एम्प्लॉयज़ को बेटर चीज़ें दी जाएंगी तो वो अच्छे से काम करेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर उनके पास ही अधिकतर पावर होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ पावर जो उनके मिडिल और लोअर लेवल वालों को डिवाइड कर दी जाती है, यानी कि कुछ अथॉरिटी दे जाती है। क्योंकि अगर सारी पावर ही सेंट्रल लेवल के पास रहेगी तो वो अगर फर्म का साइज बड़ा है तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, अगर छोटा है तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर साइज बड़ा है तो सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग फर्म को मैनेज नहीं किया जा सकता, उसमें फिर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही फर्म में पूरी ही फर्म के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन लगा दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन लगा दिया गया तो जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं या मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज है, दे आर नॉट दैट मच वाइज कि वो कोई डिसीजन ले पाए। इसलिए सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन, अगर फर्म का नेचर बहुत बड़ा है तो दोनों ही प्रिंसिपल्स को लगाना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के अंदर हमने पढ़ा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी टॉप लेवल से या ऑर्डर टॉप लेवल से अगर नीचे आ रहा है तो टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल पर आना चाहिए। हर किसी के सुपीरियर से उसके असिस्टेंट तक आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी एक स्टेप स्किप हो, यानी कि सीधे लोअर लेवल से सीधे टॉप लेवल से लोअर लेवल पर कोई ऑर्डर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप से मिडल, मिडल से लोअर पे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोअर से सीधे टॉप पे जाए, लोअर से मिडल पे जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन और फिर मिडल से टॉप पर जानी चाहिए। और अगर कोई इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि अभी ही हमें इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो लोअर लेवल वाले डायरेक्ट टॉप लेवल को कनेक्ट कर सकते हैं। इस केस को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। जब इमरजेंसी कंडीशन आती है कि आपको बीच में कोई लेवल को स्किप करना पड़ा तो इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो ये सारे प्रिंसिपल हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल, और उसके बाद पढ़ेंगे एस्पिरिट दे कॉर्प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल नंबर 10 से।
आज हमने स्टार्ट करना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मीनिंग क्या समझे? इन दिस प्रिंसिपल, order does not mean command, but it refers to the orderly arrangement of man material that is fixed place for everything and everyone in the organization। देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है जो चीजें जहां पर होनी चाहिए उसी ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर को जो जो भी सीनियर अगर ऑर्डर देता है वही देगा, कोई और ऑर्डर नहीं दे सकता। मटेरियल खरीदने का काम जिसका है वही खरीदेगा, जिस डेट पे खरीदना है वही खरीदेगा। यानी कि चीजें ऑर्डर में होंगी तभी फर्म ठीक से चलेगी। अगर ठीक चीजें ऑर्डर में नहीं है तो फर्म का काम करना पॉसिबल नहीं है। देखो सीधे ही क्लियरली लिखा है, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स, ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि कमांड दी जाए, बट इट रिफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डर का मतलब है चीजें सीरियल में हो जैसे चीजें होनी चाहिए। एंड मैन एंड मटेरियल, यानी मैन भी उसी सीरियल में हो जैसे कि होना चाहिए, सुपीरियर के बाद सबऑर्डिनेट, उसके बाद उसका नीचे कोवर्कर, तो ऐसे ही होना चाहिए। दैट मटेरियल इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, क्योंकि फर्म के अंदर हर किसी का एक फिक्स प्लेस होता है तो उसको उसी जगह पर होना चाहिए। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization। क्योंकि फेयोल्स का कहना है कि फर्म के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर हर एक चीज का एक फिक्स प्लेस होता है तो उस चीज को उसी जगह पर होना चाहिए। फॉर, अब बहुत बड़ी बात मत करिए, आप घर में ही देख लीजिए। अगर आपने कोई चीज कहीं रखी है, ठीक है, उसके रखने का प्लेस अगर आपको याद है तो आपको आसानी से उसे ढूंढ सकते हो। वही चीज आपने उसकी जगह पर नहीं रख के कहीं और रख दी, फिर जब आपको जरूरत पड़ती है आप ढूंढने जाते हो, चीज नहीं मिलती, फिर आपको क्या होता है, पैनिक होना शुरू हो जाते हैं आप, क्योंकि आपको उस चीज की जरूरत है और वो आपको नहीं मिल रही। ऐसे ही बिजनेस में होता है, अगर चीजें जिसकी फिक्स प्लेस है उसको वहीं पे नहीं रखा जाएगा, यानी कि चाहे वो मैन हो चाहे मटेरियल हो, अगर उसको उसकी फिक्स प्लेस पे नहीं रखा जाएगा तो जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको चलाना आसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्कूल बुक्स आर केप्ट इन द ऑफिस, chalk in the library, and office record in the staff room. In this case, the management principle of order is violated. In the absence of order lines, school's objective will not be achieved effectively and efficiently। अब देखो इसमें बताया ना कि कौन जो चीजें जहां होनी चाहिए वहां नहीं है। जैसे इन अ स्कूल बुक आर केप्ट इन ऑफिस, बुक्स जो है ऑफिस में रखी हैं, जबकि बुक्स कहाँ रखी होनी चाहिए, लाइब्रेरी में। चौक इन द लाइब्रेरी, अब चौक कहाँ रखी है, लाइब्रेरी में, जबकि चौक लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए। चौक के लिए एक या तो आप स्टाफ रूम में प्लेस बनाया जाता है या फिर ऑफिस में एक प्लेस बनाया जाता है, वहां रखी होनी चाहिए। ऑफिस रिकॉर्ड इन द स्टाफ रूम, अब ऑफिस रिकॉर्ड ऑफिस में रखे होने चाहिए, लेकिन ऑफिस रिकॉर्ड कहाँ रखे हैं, स्टाफ रूम में। इन दिस केस द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड। इसके अंदर क्या दिख रहा है कि जो ऑर्डर है वो उसका वायलेशन किया गया है, जो चीजें जहां होनी चाहिए वहां नहीं है। और ये ऐसा अगर होता है तो जो स्कूल के जो मेंबर्स हैं उनको काम करने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि उनको जो चीज़ें टाइम पर चाहिए नहीं मिलेगी। कोई बुक लेने जाएगा तो लाइब्रेरी में, जब लाइब्रेरी में बुक मिलेगी नहीं, फिर उसे पूरा स्कूल ढूंढेगा, तब जाकर उसको बुक कहाँ पे मिलेंगी, बुक मिलेंगी उसको ऑफिस के अंदर। और जिसको रिकॉर्ड चाहिए वो ऑफिस में जाकर ढूंढेगा, उससे ऑफिस में रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, स्टाफ रूम में, है ना। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के, नो वेस्टेज। अगर चीजें अपनी जगह पे रखी हैं तो नो वेस्टेज, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, ना ही मैन के टाइम की और ना ही मटेरियल की। ऑफ टाइम, सर्च ऑफ मैन और मटेरियल, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब चीजें खुद के प्लेस पे ही होंगी तो काम जो बहुत ही स्मूथली चलेगा। और अगर इस प्रिंसिपल का एब्सेंस हो तो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। सीधी सी बात है, ये देखो ना जो एग्जांपल लिया था, अगर यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का एब्सेंस है, जिसकी वजह से हम बुक ढूंढने जाएंगे तो हम लाइब्रेरी में ढूंढेंगे तो मिलेंगी नहीं, फिर हम पूरा स्कूल छान मारेंगे, तो इससे होगा हमारा वेस्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल, दोनों का क्या होगा, वेस्ट होगा। नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, और जिन लोगों को हम कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं राइट टाइम पे उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें चीजें सही जगह पर नहीं मिल रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या आएगा आपका, इक्विटी का मतलब है यहाँ इक्वालिटी से। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, यहाँ इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर नहीं है फर्म का, इक्विटी मतलब इक्वालिटी है। क्योंकि एक फर्म के अंदर काफी लोग काम करते हैं, जिसमें टॉप लेवल में भी लोग होते हैं,
मिडिल लेवल में होते हैं, लोअर लेवल में होते हैं। तो ये जो लेवल में बांटे गए लोग, इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये तो इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको पोस्ट डिवाइड की गई है। बट इनकी एबिलिटी के बाद जो चीजें और होती हैं, लाइक इनका कलर हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, लैंग्वेज हो गई, ठीक है, उनका चलने फिरने का तरीका हो गया, उनका नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग अगर इनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो कहेंगे कि देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्योंकि किसी भी फर्म में किसी भी इंसान के, आप कह सकते हैं, बॉडी शेमिंग, यानी उसकी बॉडी की किसी कलर, वेट, हाइट की वजह से उसके साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या है उसके अकॉर्डिंग पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके पहनावे के अकॉर्डिंग पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीज आर द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर ये सब भी किसी फर्म में हो रहा है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज होंगे वहाँ वो खुश नहीं होंगे, और अगर एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो वो फर्म का जो कॉमन गोल है उसके डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल की एब्सेंस होगी अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो किसी भी फर्म में उनके एम्प्लॉयज के बीच में ऐसे मतभेद नहीं होने चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज के बीच में, वर्कर के बीच में सेक्स को, रिलीजन को, लैंग्वेज को, कास्ट को, बिलीफ और नेशनलिटी को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि मतभेद नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इक्विटी रिफर टू द काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। और इन अदर वर्ड इक्विटी का मतलब है कि उनके जो एम्प्लॉयज है उनके साथ काइंड और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, उनके साथ कोई भी चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज विल पुट इन देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने फुल एफर्ट्स तभी देंगे जब उनके साथ बिहेवियर काइंड होगा और क्या होगा, जस्टिस बिहेवियर होगा। और उनके साथ किसी भी तरीके की इनजस्टिस की जा रही है तो वो अपना फुल एफर्ट फर्म के लिए नहीं लगाएंगे। Equity does not mean equal salary to peon and superior, but equity means that application of some disciplinary rules and leave rules in the same way irrespective of their grades, position and gender। बोल रहा है इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सेम सैलरी दी जाए, सैलरी का मतलब, इक्विटी का मतलब सैलरी से नहीं है, क्योंकि सैलरी तो आपकी एबिलिटी और आपकी पोजीशन पर डिपेंड करती है जो आपने आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म में हासिल की है। इक्विटी का मतलब है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन हो वो सबके लिए सेम हो, चाहे वो लीव को लेकर रूल्स हो, ठीक है, टाइम को लेकर रूल्स हो, रिस्पेक्ट को लेकर रूल्स हो। जितनी रिस्पेक्ट एक मैनेजर की होगी उस फर्म के अंदर उतनी ही रिस्पेक्ट एक पियोन की भी होनी चाहिए, क्योंकि पियोन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है, वो भी अपना फुल एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, और मैनेजर भी अपना फुल एफर्ट डाल रहा है। तो रिस्पेक्ट उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक मैनेजर की उतनी ही पियोन की भी होनी चाहिए। अगर एक पियोन की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है तो वहां पे एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होगा, और वो फिर पियोन उसके अंदर क्या होगा, हीन भावना पैदा होगी और वो फर्म के अंदर अच्छे से काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, in multinational corporation people of various nationalities work together in discrimination free environment। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं यानी एमएनसीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं, लेकिन वहां पर उन सब के अंदर इक्वालिटी होती है। दे आर वर्किंग डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, वहां पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन सच अ कंपनीज टू राइज, और हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो कंपनी के अंदर खुद की ग्रोथ कर सकता है। अब देखिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एग्जिस्ट करता है फर्म के अंदर, तो एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेगा, और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो ही और शी विल बी पुट हिज और हर ऑल द एफर्ट्स, और जब अपने पूरे एफर्ट्स पुट करेंगे तो फर्म ग्रो करेगी। मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट देयर मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। अब इक्विटी इक्वालिटी क्या करती है, एम्प्लॉयज को हमेशा मोटिवेट रखती है, बूस्ट रखती है, जिससे कि उनका मोराल जो है डाउन नहीं होता कभी भी और वो स्टे पॉजिटिव रहकर काम करते हैं।
क्रिएट अ सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। और इक्वालिटी जो है उनको अंदर उनके माइंड में क्या क्रिएट करती है, एक सेंस क्रिएट करती है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब तक एनवायरनमेंट पॉजिटिव ना हो तो सेटिस्फेक्शन मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या करता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे कि हर वर्कर को क्या होता है, एक रिस्पेक्ट जैसी फीलिंग मिलती है और वो सेटिस्फाई रहता है अपने काम के साथ। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके कहने के लिए, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो देखो। डिससेटिस्फेक्शन विद एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी, और जब डिससेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज के अंदर आ जाएगी तो दे विल नॉट पुट देयर ऑल द एफर्ट्स, और जब वो अपने पूरे ऑल एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे तो फर्म ग्रो नहीं करेगी। इंक्रीजिंग इन लेबर टर्नओवर, और लेबर टर्नओवर भी बढ़ता जाएगा क्योंकि जब वो ठीक से सेटिस्फाई होकर काम करेंगे नहीं तो टर्नओवर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अनहेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, और जब इक्वालिटी नहीं रहेगी तो उनके सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो जो सुपीरियर है उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सबॉर्डिनेट से काम करवा पाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, इनिशिएटिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वर्ड का मीनिंग होता है, अगर शुद्ध हिंदी में समझे, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, किसी भी चीज को पहले खुद से स्टार्ट करना कहलाता है इनिशिएटिव। हमेशा आपने सुना होगा कि आप पहले इनिशिएट तो ले, कोई भी काम अगर आपको शुरू करना है, कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको इनिशिएट करना होगा। अगर आप इनिशिएट नहीं करते तो आप किसी भी चीज को शुरू नहीं कर पाएंगे। तो वही वाली बात यहाँ पे भी है कि फर्म के अंदर क्या होता है, ज्यादातर अथॉरिटीज टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट के पास होती है, बट कुछ कुछ डिसीजन लेते समय जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको ध्यान रखना चाहिए। कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें सजेशन जरूर लेना चाहिए मिडिल लेवल वालों से और लोअर लेवल वालों से, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे यानी लोअर लेवल पे क्या चल रहा है फर्म के अंदर, दे आर नॉट टोटली अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। इसलिए टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट को जब भी कुछ डिसीजन लें जो कि पूरे फर्म के लिए लिया जा रहा है तो उनको डिस्कस जरूर करना चाहिए, किसके साथ, मिडिल लेवल के साथ और लोअर लेवल के साथ, और उनसे सजेशन लेने चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए कि वो आगे बढ़कर अपने सजेशन दें। अब उन सजेशन को एक्सेप्ट करना है नहीं करना, दे आर ऑन देयर हैंड, बट दे हैव टू एटलीस्ट इनिशिएट, एटलीस्ट उनसे पूछा जाए ताकि उनको लगे कि वो भी फर्म का हिस्सा है। फर्म के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है, जिससे क्या होगा कि दे विल बी फील वेरी ग्रेट कि हमें फर्म के डिसीजंस के लिए पूछा जाता है, हमें हमसे इनिशिएट किया जाता है जब भी कोई डिसीजन फर्म में लिया जाता है। अब वो डिसीजन सही हो गलत हो वो आपको टॉप लेवल वालों को लेना है, लेकिन सजेशन लेने से क्या होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा बिजनेस के अंदर जो कि बहुत ही जरूरी है फर्म के लिए। देखिए, द इनिशिएटिव रिफर्स टू द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब भी है पहला स्टेप लेना, ठीक है, हर काम के लिए, जो क्या करता है, आपको सेल्फ मोटिवेट करता है। फ्योल सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अलाउड टू टेक सम इनिशिएट इन मेकिंग द एग्जीक्यूटिंग प्लान। बोल रहा है कि फ्योल्स ने बोला कि सजेस्ट किया कि एम्प्लॉयज से भी क्या करना चाहिए, कुछ सजेशंस लेने चाहिए, किसमें, फर्म के जो प्लान्स बन रहे हैं उनके लिए। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप and carry out their plans for improvement within the prescribed limit of authority। अब वर्कर से भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनको वर्कर मतलब एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वर्कर को एनकरेज करें और वर्कर्स अपने आइडियाज लेके आए फर्म के प्लान्स को बनाने के लिए और फर्म की इम्प्रूवमेंट के लिए, और उन आइडियाज को एक्सेप्ट भी किया जाए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका, या अगर इनिशिएटिव प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है फर्म में, डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज हैं फर्म के, उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। उन्हें ये नहीं लगेगा कि हमसे तो सिर्फ काम निकाला जाता है और सैलरी दे दी जाती है, नहीं, उनको भी ये फील होगा कि फर्म के डिसीजन लेते समय, फर्म में रूल्स रेगुलेशन बनाते समय हमसे पूछा जाता है। इट मीन्स वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीजेज द सेंस ऑफ कमिटमेंट,
और एक कमिटमेंट की सेंस को भी क्रिएट करता है, क्योंकि जब कोई रूल्स रेगुलेशन बने उसमें एम्प्लॉयज से भी आइडियाज लिए गए और उनके आइडियाज को भी एक्सेप्ट किया गया, तो वहां पर ये आइडिया, जो आइडियाज एम्प्लॉयज के एक्सेप्ट किए गए, वो वहीं पे क्रिएट कर देते हैं कि ये एक कमिटमेंट क्रिएट कर देते हैं कि ये आइडिया तो एम्प्लॉयज ने ही दिया था, एम्प्लॉयज ने ही कहा था कि ऐसा करना है, तो अब वो कमिटमेंट और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की बनेगी एम्प्लॉयज की कि वो इस कमिटमेंट को फुलफिल करें। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है अगर इनिशिएटिव प्रिंसिपल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में? लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉयज, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज से अगर नहीं पूछा गया तो हो सकता है कई ऐसे रूल्स रेगुलेशन बन जाए जो फर्म के एम्प्लॉयज के लिए सेटिस्फाइड ना हो, जिससे कि एम्प्लॉयज के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, और फ्रस्ट्रेशन अगर क्रिएट होगी तो एम्प्लॉयज सही से काम नहीं करेगा। काउजेज लैक ऑफ क्रिएटिविटी, और जब एम्प्लॉयज सेटिस्फाई ही नहीं है तो वो कोई भी काम क्रिएटिविटी के साथ नहीं करेंगे, और अगर वो क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं करेंगे तो फर्म के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और फर्म ग्रो करने में मुश्किलें आएंगी। नेक्स्ट देखें, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है? हाँ, सीधे सीधे नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझें कि कोई भी जो एम्प्लॉयज है जब फर्म के अंदर आता है तो एक ही महीने के अंदर या 4 महीने 5 महीने के अंदर वो उस फर्म का अच्छे से समझ जाए, उस फर्म का पार्ट बन जाए, ये पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी एम्प्लॉय जो नया है या कोई भी सिस्टम जो फर्म के अंदर इंस्टॉल किया गया उस एम्प्लॉयज के लिए नया है, तो उनको उस सिस्टम के साथ स्टेबल होने में, सेटल होने के लिए पूरा टाइम दिया जाए जो टाइम नेसेसरी होता है। अगर अगर आप एम्प्लॉयज को पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं जिसकी जरूरत है, तो क्या होगा? आप उनको या तो टर्मिनेट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे इधर उधर, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज के अंदर एक हीन भावना पैदा होगी, यानी कि उनके अंदर एक फर्म को लेकर नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज के मन में नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो गई तो वो फर्म के लिए काम नहीं करेंगे ठीक से। इसलिए एम्प्लॉयज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस में अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज के बेनिफिट के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही हैं जो बिजनेस के रूट से काम करते हैं, बिजनेस को शूट तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जड़ से काम करते हैं उसकी कली तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो टॉप लेवल पे बैठे हैं बंदे, वो सिर्फ प्लान बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन पर काम जो करते हैं वो करते हैं कौन? एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को अगर आप स्टेबल होने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो फर्म में सेटिस्फाइड होकर काम नहीं करेंगे और फर्म ऐसे धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन नहीं होने चाहिए, एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रांसफर भी नहीं होने चाहिए फ्रीक्वेंटली। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को ये फील कराना होगा कि उनके पास जॉब सिक्योरिटीज है, वो उनको जल्दी से ट्रांसफर टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। बिकॉज with the feeling of insecurity for a job the employees cannot contribute their maximum। क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉयज इस इनसिक्योरिटी के साथ काम कर रहा है कि उसकी जॉब जा सकती है या टर्मिनेट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो अपने फुल मैक्सिमाइजेशन के साथ काम नहीं करेगा, फुल एफर्ट्स नहीं डालेगा। और अगर कोई भी एम्प्लॉयज फुल एफर्ट नहीं डाल रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस हो रहा है। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज इज बैड, और जो फ्रीक्वेंट टर्नओवर होगा एम्प्लॉयज का वो भी बैड होगा, क्योंकि इनसिक्योरिटीज में वो फुल मैक्सिमाइजेशन के साथ काम नहीं करेंगे। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। क्या बोल रहे हैं कि एक तो वो क्या है, फ्रीक्वेंट टर्नओवर एम्प्लॉयज इज बैड, टर्नओवर बैड हो जाएगा। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन, और ऐसे कुछ डिसीजन लेने चाहिए दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, जो कि अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट, अनअवॉइडेबल मतलब अवॉइड कर दिए जाते हैं, तो अवॉइड ना किए जाए, अनअवॉइडेबल। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल लगाते हैं कंपनी के अंदर, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल लगाते हैं तो वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। जब उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो वो बिना डरे
फुल्ली सेटिस्फाइड होकर अपने सारे एफर्ट्स लगाएंगे फर्म के लिए, और जब एफर्ट्स लगाए जाएंगे फर्म के लिए तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, और जब वो जॉब सिक्योरिटीज उन्हें मिल जाएगी तो वो सेटिस्फाई होकर काम करेंगे, सोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, जिससे कि फर्म का बहुत सारा लॉस होने से बच जाएगा। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसका कि अगर ये प्रिंसिपल ना लगाया जाए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल की अगर एब्सेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब, क्योंकि जब उसको किसी भी एक डिपार्टमेंट से, कोई वर्कर है जो ठीक से स्टेबल नहीं हो पाया अगर किसी डिपार्टमेंट में, उसको इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ट्रांसफर कर दें, या इस कंपनी की ब्रांच से दूसरी कंपनी की ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे अगर, तो फिर वहां जाके न्यू जॉब को सीखेगा जिसमें बहुत सारी वेस्टेज होगी, टाइम भी वेस्ट होगा और रिसोर्स भी वेस्ट होंगे। फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज, और जब उनको बार बार टर्मिनेट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो उनके अंदर एक हीन भावना पैदा होगी, यानी कि नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जो कि उनको क्या करेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी, और फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज कभी भी फर्म के लिए काम नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट देखिए, एस्प्रेट दे कॉर्प्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा क्या, एस्प्रेट दे कॉर्प्स। एस्प्रेट दे कॉर्प्स का क्या मतलब है? एस्प्रेट दे कॉर्प्स की डेफिनेशन कहती है कि एकता में बल है, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, सब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अचीव करना चाहते हैं। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट है किसी एम्प्लॉयज़ का कि उसे इस बार ज़्यादा सैलरी कमानी है, यानी ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो फर्म के अंदर कुछ ऐसे काम करने लगे किसी भी बाहर के कॉम्पिटिटर से, क्या ब्राइब यानी कि घूस, या क्या कह सकते हैं आपके घूस, घूस बोलेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ब्राइब कहते हैं, और कुछ ऐसे गलत स्टेप लेने लगे जो फर्म के लिए ठीक नहीं है। तो उसका जो पर्सनल गोल है वो तो अचीव होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, वो घूस और ब्राइब लेके उसने कमा लिया, लेकिन जो फर्म का गोल है वो अचीव नहीं होगा। इसलिए जो एस्प्रिट दे कॉर्प्स है, ये प्रिंसिपल जो है ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, हम सब की फीलिंग को लेकर चला जाता है कि हाँ हम एक नहीं है, हम सब ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक नहीं, हम सभी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एस्प्रिट दे कॉर्प्स की जो कंडीशन है वो ये है कि मैनेजर जो है इसको ऐसे हैंडल करते हैं कि मैनेजर कभी भी मैंने किया नहीं बोल सकते हैं, हमने किया बोलेंगे तो ही फर्म आगे बढ़ेगी। ये मेरी जीत है नहीं, ये हमारी जीत है, ये मेरी प्रॉब्लम है नहीं, ये फर्म की प्रॉब्लम है, या ये हमारी प्रॉब्लम है। जब मैं हम में बदलता है तो हम बोलेंगे कि एस्प्रिट दे कॉर्प्स का जो प्रिंसिपल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मैं करने से कभी भी कोई काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करते हो आपके एम्प्लॉयज़ के थ्रू, और आप बोलते हैं कि मैंने किया, तो आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर एक कहीं ना कहीं भावना ऐसी पैदा होगी कि हमने मेहनत की और इस मेहनत का श्रेय किसको मिला, हमारे मैनेजर को मिला, जिससे फिर वो अगली बार आपकी फर्म के लिए काम करने के लिए सेटिस्फाई नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखना है तो हमेशा आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है कि मैं नहीं, हम करेंगे, मैं देख लूँगा नहीं, हम देख लेंगे, मेरी समस्या है नहीं, हमारी समस्या है, मैं इस गोल को अचीव कर लूँगा नहीं, हम सब मिलकर इस गोल को अचीव कर लेंगे, मेरी जीत है नहीं, हमारी जीत है, मैं फर्म को आगे बढ़ाऊंगा नहीं, हम सब मिलके फर्म को आगे बढ़ाएंगे, मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा नहीं, हम सब मिलके फर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो मैं को हम में बदल देना ही कहलाता है एस्प्रिट दे कॉर्प्स। देखो, मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। मैनेजमेंट का काम है कि वो एनकरेज करे और प्रमोट करे टीम स्पिरिट को, यूनिटी को और हार्मनी को। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऐसा करते हैं तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से चलेगा और लोगों के अंदर सहयोग की भावना पैदा होगी। आई मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, आई से वी को रिप्लेस करना है मैनेजर को। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग अमंग टीम मेंबर्स, और इससे क्या होगा, जब आई से वी में हम कन्वर्ट करेगा अगर मैनेजर, तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास पैदा होगा, और
उन सबको लगेगा कि हम सब फर्म का हिस्सा हैं। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, और इससे पेनल्टीज भी कम हो जाएंगी, क्योंकि पेनल्टीज कब लगाई जाती है, जब आप कोई काम गलत करते हैं। जब आप खुद को मैं ना हम समझ के काम करेंगे तो आप गलतियां करने से बचेंगे। दिस प्रिंसिपल वॉज यूज इन द मूवी चक दे। ये प्रिंसिपल एक जो मूवी है चक दे उसमें यूज किया गया था। ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स, क्योंकि आपने देखा होगा चक दे मूवी किसकी थी, शाहरुख खान की मूवी थी। उसमें हॉकी का मैच हुआ था। उस हॉकी के मैच में पहले देखा शाहरुख खान ने कि सारे जो प्लेयर्स से अलग अलग जगह से आए हुए थे और सब एक दूसरे को सुपीरियर समझ रहे थे, यानी कि उन्होंने आपस में ही कंपटीशन करना शुरू कर दिया मैच के बीच में, और वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उनकी टीम जो है वो हारना शुरू हो रही थी। फिर शाहरुख खान ने स्टेप लिया कि उन्होंने उन सबको समझाया कि अगर आज हम अब एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने में लग जाएंगे तो कोई एक नहीं हारेगा, हमारी टीम हारेगी। जब उन्होंने ये सुना कि हमारी टीम हारेगी तो मैं की जो डेफिनेशन है किस में चेंज हो गई, हम में चेंज हो गई। और जब उन्होंने देखा कि अगर मैं किसी और से अपनी टीम में खुद ही सुपीरियर ना बनने की भावना को अलग रखूं और मैं सपोर्ट करूं और एक कॉमन गोल की तरफ बढ़े कि हमारी टीम जीतेगी तो हम सबकी जीत होगी इसमें। तो वो जो हॉकी टीम थी उसमें फिर उन लड़कियों को, गर्ल्स टीम थी, उनको शाहरुख खान ने समझाया कि आपको एस्पिरिट दे कॉर्प्स की जो एक प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आपको मैं नहीं हम समझ के मैच को खेलना है। ये जो सुपीरियरिटी एक दूसरे के साथ अगर आप दिखा रहे हो मैच के अंदर तो हम हारेंगे। आप अपनी ही टीम में अगर किसी दूसरे टीम मेंबर से कंपटीशन लगा रहे हो तो टीम पूरी हारेगी, आप उस एक मेंबर को नहीं हरा रहे, पूरी टीम को हरा दोगे। तो यहाँ पे आपको एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना है और मैच को जीतना है। तो आपको मैं नहीं हम समझ के मैच को जीतना है। देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या आते हैं, डेवलप्स टीम स्पिरिट। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है कि आप हम सबके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप हो जाएगी, और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, और जो भी अचीवमेंट होगी वो पूरे ग्रुप्स की होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके, टीम गोल्स में नॉट बी अचीव। पूरी टीम के जो गोल है वो अचीव नहीं किए जा पाएंगे। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल्स, और ना तो टीम स्पिरिट होगी और एक इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो आज हमने पढ़ लिए प्रिंसिपल्स, आपके सारे प्रिंसिपल्स कवर हो चुके। कितने प्रिंसिपल्स थे आपके, 14 प्रिंसिपल थे। एस्पिरिट दे कॉर्प्स सारे प्रिंसिपल हो चुके हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये आपको मिल जाएंगे किसमें, एक पार्ट के अंदर। फिर सबॉर्डिनेशन, रेमुनेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको दूसरे पार्ट के अंदर। और फाइनल आपको मिल जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल एंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल आपको आज के पार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। आई होप आप लोग इन सभी प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ेंगे, और आप इन प्रिंसिपल को सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए ना पढ़ें, ये प्रिंसिपल आपको लाइफ में हर एक फील्ड में काम देंगे। अगर आप कल को जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो भी एज एम्प्लॉयज हेल्प करेंगे, और आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपको श्योरली सारे के सारे प्रिंसिपल हेल्प करेंगे। तो इन सब प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।